Hello students. So in this video we are going to discuss about uses of dimensional formula. As we know कि dimensional formula बहुत important role play करता है किसी भी formulas की SI unit में, और SI units की मदद से ही हम dimensional formulas को find out करते हैं. So अभी हमें ये तो पता है कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट हमें अब ये सीखना है कि डायमेंशनल फार्मूला किन चीज़ों में यूज़ हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं. जो एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट एप्लीकेशन इज़ डिराइविंग द फार्मूला. हमें कोई भी क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया होगा कि लाइक force depends on mass, velocity and distance, या mass, velocity and radius. मतलब हमें ये बता दिया है कि फोर्स इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर एग्जैक्टली नहीं पता कि फॉर्मूला कंप्लीटली क्या है. तो फोर्स m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c. क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें ये दिया होगा कि फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है. बस इतना पता है हमें. m इज़ मास, v इज़ वेलोसिटी एंड r इज़ रेडियस. हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पता है कि फोर्स इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. लेकिन उस मास, वेलोसिटी और रेडियस की क्या पावर है, कंप्लीट फार्मूला क्या डिटरमाइन होगा, वो हमें नहीं पता. तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने के लिए हम एक कांस्टेंट अपने पास से लेते हैं कि m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c. और इस k की वैल्यू को मैं पहले ही 1 मान के चल रहा हूँ, बिकॉज हम एक ऐसा कांस्टेंट ले रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है. अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है. अगर किसी फॉर्मूले में कोई ऐसा कांस्टेंट यूज़ होगा जिसकी कोई ऐसा यूनिट हो, जैसे कि F इज इक्वल टू जी m1m2/r², ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है, उसमें G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी भी एक ऐसा यूनिट है, तो उनमें आपको G भी यहाँ पर लिख के देंगे. यानी कि कांस्टेंट की ऐसा यूनिट या कांस्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताएंगे कि तब आप यहाँ पर उसका भी डायमेंशन लिख पाओगे. पर यहाँ पर K इज़ डायमेंशनलेस हमने पहले ही एज्यूम करके चल रहे हैं, बिकॉज हमें बताया नहीं गया था कि कांस्टेंट क्या है इन दोनों के बीच में. हमें सिर्फ इतना पता था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर. नाउ F इज इक्वल्स टू K, m की पावर a, v की पावर b एंड r रेडियस की पावर c हो गया. इसके लिए हमें सबसे पहले सबके डायमेंशंस लिखने होंगे. बेसिकली हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम अब फॉर्मूला बना रहे हैं यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशंस के मदद से हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं जिस फॉर्मूले में फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करेगा. तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं. फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2. ये फोर्स का डायमेंशन F इज इक्वल्स टू ma वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो. मास की वैल्यू पुट कर दो, मास की डायमेंशन पुट कर दो, और एक्सेलरेशन की, मास की होती है kg, यूनिट होती है kg, और डायमेंशन होती है m, और एक्सेलरेशन की हो जाएगी lt-2. k की कोई डायमेंशन नहीं है. यहाँ जो मास है इसकी डायमेंशन भी m ही होगी, तो m की पावर a लिख दी. वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, उसकी पावर b लिख दी. रेडियस यानी कि लेंथ, रेडियस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, और जिस भी चीज़ की ऐसा यूनिट मीटर है उसकी डायमेंशन l होगी, तो इसकी पावर c आ गया. नाउ यहाँ पर एक मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे. मेथड है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट. ओके, मेथड का नाम है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट. तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट उठाएंगे मास के, मतलब मास की पावर देखेंगे. तो मास की पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है.
तो जो पावर दे रखी है वो मैंने लेफ्ट साइड में लिख दी, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया बेटा। मास की पावर यहाँ पे 1 है बेटा। यहाँ बताओ मास की पावर कितनी है? a है। यहाँ पे मास है, जहाँ मास होगा m होगा वहाँ हम रुकेंगे। यहाँ पे मास दे रखा है, इक्वेटिंग का कोफिशिएंट कर रहे हैं। यहाँ पे मास है नहीं है, +0 लिख दिया मैंने, क्योंकि m है ही नहीं ना, तो m की पावर कहाँ से आ जाएगी। लास्ट वाले में भी मास नहीं है तो इसमें भी 0 कर दिया। इस चीज़ से हमें क्या मिला कि दैट a मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ओके, ये जो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा था ना, f इज इक्वल्स टू k m की पावर a b r c, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और जो a की वैल्यू मैंने 1 निकाली है, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, पहली इक्वेशन जो यहाँ पर मेरी इक्वेशन बन रही है वो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन तो मेन वाली थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे मास के हमने कोफिशिएंट निकाले वैसे लेंथ के लेंगे। लेंथ की पावर यहाँ पे क्या दे रखी है? 1। लेंथ की पावर इसमें है नहीं है, l है ही नहीं यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा पहले। जैसे m तो था यहाँ पर लेकिन l नहीं है ना, इसमें l है। ये ब्रैकेट के बाहर जो b है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, t के साथ भी होगा और l के साथ भी होगा, तो l की पावर इसमें क्या हो जाएगी? b प्लस यहाँ पर l की पावर क्या दे रखी है? c। तो मुझे एक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, b प्लस c मस्ट बी इक्वल्स टू 1। इसे मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड कोफिशिएंट्स ऑफ टाइम। कोफिशिएंट ऑफ टाइम लेंगे। टाइम की पावर यहाँ पर कितनी है? -2, तो लेफ्ट साइड में -2 लिख देंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ वाली यूनिट्स लिखनी है, ठीक है, जो यहाँ पे पावर्स दे रखी होती है। पहला हमने मास का किया, फिर लेंथ का किया, अब टाइम की यूनिट्स पावर्स लिख रहे हैं। तो इस फर्स्ट वाले में टाइम है नहीं है, 0। सेकेंड वाले में टाइम है t है यहाँ पे, और t की पावर माइनस भी हो जाएगी जब ये b यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, प्लस थर्ड वाले में टाइम है, इसमें कोई टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई -b मस्ट बी इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से b की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई? 2 के इक्वल निकल के आ गई। सो अब मैं a b की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ। अगर मैं b की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है फ्रॉम इक्वेशन 1, उसको मैं इक्वेशन